नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज के हमारे इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं रेणुका शुक्ला जी से, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जबलपुर की। साथ ही इनके पास 22 सालों का कानून का अनुभव भी है। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। जी, तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपकी पढ़ाई कहाँ से पूरी हुई? जी, मैंने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ से पूरी लॉ की डिग्री प्राप्त की है जी, और फिर अपने वकालत जो है वो जबलपुर से शुरू किया मैंने। जी, पिछले 22 सालों से यहाँ पे मैं कार्यरत हूँ वकालत में। जी, जी, जी। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या शुरू से ही आप एडवोकेट ही बनना चाहती थी या फिर कोई और सपना था आपका? नहीं, शुरू से ही मैं एडवोकेट बनना चाहती थी। जब मैंने बीए शुरू किया, तो उस समय तो अपन को मालूम नहीं था कि ज़्यादा लॉ के लिए क्या-क्या जी, सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। जी, तो लॉ के लिए हमारे फादर ने बोला कि आप लॉ पढ़ना है आगे आपको, तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट लेना जो आप जी, लॉ कर सको। जी। तो मैंने वहाँ जाकर सबसे पहले यही बोला कि मुझे लॉ करना है और आप बीए में वही सब्जेक्ट दें जो मैं लॉ कर सकूँ। हुँ, हुँ, तो हुँ। मेरा ध्येय शुरू से ही वकालत का ही था। यानी आपको बचपन से इंटरेस्ट है। जी, जी। जी, तो ये बताइए कि सबसे ज़्यादा केस आपके पास किस तरह के आते हैं? वैसे तो मेरे पास सभी टाइप्स के केस हैं हुँ, हुँ। क्योंकि लंबा समय हो गया है 22 साल का। 22 साल, जी, लेकिन ख़ास तौर पे मेरे पास ज़्यादातर मैट्रिमोनियल ये 125 के घरेलू हिंसा से जी, संबंधित और जी, डाइवोर्स से संबंधित ज़्यादा केस हैं। जी। तो जैसा अभी आपने बात की डाइवोर्स की, तो डाइवोर्स जितना आसान दिखता है, क्या उतना आसान होता भी है? डाइवोर्स के लेना उतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पति-पत्नी दोनों राज़ी हैं, तो फिर म्यूचुअल डाइवोर्स जो है वो कुछ हद तक आसान होता है। जी, उसमें केस लगाने के बाद में 6 महीने का उनको समय दिया जाता है और उसके बाद भी यदि वो लेना चाहते हैं, तो उन्हें डाइवोर्स दे दिया जाता है। और अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा निकला है रूलिंग भी, जिसमें अगर पति-पत्नी दोनों राज़ी हैं और अपनी स्वेच्छा से डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो 1 मंथ के अंतराल में भी उन्हें डिवोर्स दे दिया जाता है। अच्छा, यानी जो समय सीमा कम हो गई कम है, कर दी अगर गई है, म्यूचुअल है तब? तब है। जी, जी। अच्छा, तो ये बताइए कि आप काउंसलिंग भी करती हैं? जैसे कोई डिवोर्स के लिए आता है तो हस्बैंड-वाइफ आप उनकी काउंसलिंग भी करती हैं? जी, सबसे पहले हमारी यही कोशिश होती है कि पति-पत्नी को समझाइश दी जाए। जी, अगर पति भी आना चाहता है और उनकी फैमिली वाले भी एक बार आना चाहते हैं, तो मैं जी, सबसे पहले उनको यही करती हूँ कि पूरी फैमिली को बिठा के एक समझाइश देती हूँ कि वो कुछ समय और रह के देख लें या उनको अपन समझाने की कोशिश करते हैं कि अपने लिए ना सही अगर उनके बच्चे जी। हैं, तो उनके लिए वो कोशिश करें कि एक साथ रहें। क्योंकि ऐसी फैमिलियों में ज़्यादातर बच्चों पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आता बिल्कुल, है बिल्कुल। क्योंकि बच्चे माँ-बाप दोनों से ही अटैच होते हैं जी, और जब ऐसी डिवोर्स या इस टाइप के मामले आते हैं, तो सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रताड़ित होता है, तो वो बच्चे, बच्चे ही होते बिल्कुल। हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि वो माता के पक्ष में जाए या पिता के पक्ष में जाए। जी, तो हम यही पहले सबसे समझाइश देते हैं पति-पत्नी को कि भई वो बच्चों की सोचे, अगर उनमें कोई गुंजाइश है रहने की, तो कोशिश करते हैं और अगर फिर भी नहीं वो मानते हैं, तो फिर उस अकॉर्डिंग में केस लगाए जाते हैं। जी। अभी जैसे आपने बताया कि जिनके बच्चे हैं तो उनके बारे में देखा जाता है, सोचा जाता है। तो अगर बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं, तो क्या प्रावधान है? क्या वो माँ के पास ही रहेंगे या फिर उनकी अपनी चॉइस हो सकती है कि नहीं मैं फादर के साथ रहूँगा या मदर के साथ? नहीं, ज़्यादातर बच्चों के छोटे बच्चों का तो चॉइस यही रहता है कि वो माँ के साथ ही जाए जी, क्योंकि माँ को छोड़कर वो बच्चे अभी नहीं रह सकते। जी। माइनर बच्चों को कोशिश की जाती है कि माँ के साथ लेकिन अगर मदर चाहती है कि वो नहीं रखना चाहती है, हुँ, तब हुँ। उस सिचुएशन में वो फादर के पास जाएगा, जी, अन्यथा वो माँ के पास ही रहने का अच्छा। उनको दिया जाता है प्रावधान। तो यानी उनकी मर्ज़ी है या कानून में कोई उम्र है कि इसके बाद मा बच्चों को इनके पास रहना पड़ेगा या इनकी चॉइस है? जी, माइनर बच्चों को ज़्यादातर माँ के ही संरक्षण में दिया जाता है, जी, क्योंकि उनकी जो भी अभी तक अपने यहाँ मान्यता है कि माँ बहुत अच्छे से बिल्कुल देखभाल करती लालन-पालन है, करना, जी, बिल्कुल। लालन-पालन करना है
और पिता नेचुरल है कि कामकाजी होते हैं, तो उस तरह से रख रखाव नहीं कर सकते हैं, जी तो माँ की ही जिम्मेदारी में दिया जाता है बच्चा। जी जी। हमेशा ही महिला प्रताड़ित नहीं होती, कई बार देखा गया है कि पुरुष भी घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि पति भी प्रताड़ित होते हैं, पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। तो उस स्थिति में पतियों को या जेंट्स जो भी व्यक्ति है, वो धारा 13 का में जा सकता है जी और डाइवोर्स के लिए केस लगा सकता है कि जी उसको इस तरह से वो प्रताड़ित हो रहा है, तो वो धारा 13 के अंतर्गत जा करके उससे डाइवोर्स ले सकता ले है, सकते ले हैं जी। सकता है। ये बताइए कि अगर किसी महिला ने घरेलू हिंसा का कोई केस फाइल किया है और अगर वो पड़ताल के बाद पता चला कि झूठा है केस, तो फिर क्या प्रावधान है? तो महिला और पुरुष को ये अपना जो भी होता है केस किसी भी पक्ष विपक्ष किसी के द्वारा भी लगाया जाता है, तो अपने यहाँ न्यायालय में ये है कि दोनों ही पक्ष विपक्ष को बहुत अच्छे से अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है जी और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। अगर पति प्रताड़ित है तो वो नेचुरल है कि वो डाइवोर्स के लिए अपने उसमें जा सकता है जी और यदि पत्नी प्रताड़ित है तो वो घरेलू हिंसा लगा सकती है। जी जी जी। तो मेंटेनेंस को लेकर क्या कानून है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ महिलाओं को खास तौर पे मेंटेनेंस के लिए काफ़ी लाभ दिया गया है। अगर पति पत्नी को नहीं रख रहा है, तो वो एक तरह से मेंटेनेंस की माँग कर सकती है। वो इसलिए प्रावधान रखा गया है कि हमारी महिलाओं को जब छोड़ दिया जाता है, पति छोड़ देता है, तो वो किसी जॉब पे अधिकतर नहीं रहती हैं। जी अगर उसके साथ बच्चे हैं, तो उनका लालन-पालन वो कैसे करें? तो इसके तहत वो न्यायालय में 125 फाइल कर सकती है और पति से एक राशि ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके और बच्चे का पालन पोषण कर सके, इसके लिए वो एक राशि जो है वो मांग करती है, जिसको 125 के तहत वो मांग कर सकती है जी न्यायालय में जी भरण पोषण की राशि की। जी। तो भरण पोषण की राशि किस तरह डिसाइड की जाती है कि इतना मिलेगा? जी, भरण पोषण की राशि पति के आय पर निर्भर करती है। जी पति की पहले तो वहाँ पे देखा जाता है कि पति की आय क्या है, उसकी आय के क्या-क्या साधन हैं जी और उसकी क्या आय हो रही है और उस आय को देखते हुए ही इसका निर्णय कोर्ट करती है कि उसकी जो आय है वो कितनी है और उस आधार पर वो पत्नी को उसमें से मेंटेनेंस राशि निश्चित कर देती है, जो वो हर माह उनको जी। देते हैं, जो कुछ प्रतिशत पति की आय में निर्धारित से कर देती उनको है। दिया जाता है। ये जी। जी। तो वो कौन से बिंदु हैं जिन पर मेंटेनेंस नहीं दिया जाता? मेंटेनेंस उस आधार पर जब पत्नी भी सक्षम हो। कई बार पत्नियां भी बहुत अच्छी जॉब पे जी होती हैं, जी। पति उतनी अच्छी जॉब पे नहीं होता है या उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि हम्म। वो इस तरह से उस पत्नी को मेंटेनेंस दे सके। क्योंकि पत्नी भी यहाँ सक्षम है और अपने लालन पालन अपना या बच्चों का अच्छी तरह से कर सकती है, तो कई बार कोर्ट ये निर्धारित करती है कि उनकी पत्नी सक्षम है, इसलिए उसको मेंटेनेंस राशि नहीं दी जाती है। जी। और भी कौन से बिंदु हैं? अगर मान लो पत्नी शादी कर लेती है दूसरी, तब भी क्या उसे मेंटेनेंस मिलता नहीं, है या नहीं? नहीं। पत्नी अगर दूसरी शादी कर लेती है और उसके पति से वो मेंटेनेंस मतलब उसके भरण-पोषण का तो पूरी ज़िम्मेदारी क्योंकि दूसरे पति पर आ जाती है, तो इस स्थिति में भी कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस नहीं माँगती है। जी। अ, अगर ऐसा कोई केस हो कि जिसमें दोनों पक्षों में से कोई एक डिवोर्स ना देना चाहे, सिर्फ सामने दूसरे पक्षकार को परेशान करने के लिए, तब क्या प्रावधान है? कई बार अधिकतर स्थिति आती है कि डाइवोर्स एक पक्ष जो होता है वो नहीं देना चाहता है। ये भी एक प्रताड़ना के तहत होता है कि वो जानबूझ के उसको प्रताड़ित करने के लिए कि नहीं ठीक है कि हम नहीं दे रहे हैं और जैसे महिला है तो 125 लगा रहता है, तो उसके तहत भी वो क्या करती है कि उसको डाइवोर्स नहीं देती है क्योंकि उनको 125 मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये है कि पति लगा सकता है कि वो एक मुश्त राशि उसको दे देते हैं और उस स्थिति में डाइवोर्स ले लेते हैं या फिर ये मांग की जाती है कि पत्नी साथ में आकर पति ये भी कर सकता है कि साथ में आकर के और जो सिचुएशन पहले की थी उससे कुछ राजीनामा करके साथ में रहने लगे। जी, ओके।
तो दहेज प्रताड़ना के लिए हमारे कानून में क्या प्रावधान दिए गए? दहेज प्रताड़ना से संबंधित अगर पत्नी से पति जो है या उसके घर वाले किसी तरह से दहेज की मांग कर रहे हैं या और भी किसी चीज से संबंधित मांग करते हैं कि अच्छे से दहेज नहीं लाया है और उसके परिवार वाले पति या उसकी फैमिली का कोई भी व्यक्ति इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है, तो पत्नी जो है वो 498 के तहत दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा सकती है और केस फाइल कर सकती है। जी, तो दहेज प्रताड़ना के अंतर्गत क्या-क्या आ सकता है? दहेज प्रताड़ना के अंतर्गत दहेज से संबंधित कुछ भी मांग कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये मांग कर रहे हो कि मोटरसाइकिल या पैसे की या कोई कहने से संबंधित या अदरवाइज कोई भी छोटी चीजें भी यदि मांग कर रहे हैं, वो तो दहेज सब प्रताड़ना दहेज के प्रताड़ना में अंतर्गत आता है। आएगा जी। वो। प्रताड़ना को लेकर मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह की प्रताड़ना है? क्या मारपीट करना ही प्रताड़ना है या फिर अपशब्दों का कहना भी नहीं, प्रताड़ना है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रताड़ना केवल जरूरी नहीं है कि हाथ ही उठाया जाए। जी, ऐसे शब्द जो अपन को मेंटली टॉर्चर कर रहे जी, हैं या ऐसे अपशब्द जो महिलाओं को बहुत ज्यादा चुभ रहे हैं, अगर ऐसे शब्द भी परिवार पुरुष या उसके फैमिली द्वारा कहा जाता है तो वो दहेज प्रताड़ना के अंतर्गत आता है, जिससे कि मेंटली टॉर्चर हो रही है पत्नी यदि। जी। तो दहेज प्रताड़ना का जो केस है वो शादी के कितने सालों तक लगाया जा सकता है? वैसे तो दहेज प्रताड़ना का केस जो है 7 ईयर दिया गया है। 7 ईयर तक के अगर वो अंदर लगाते हैं पहले, तो वो जी, दहेज प्रताड़ना के अंतर्गत आता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि उसके बाद भी लेकिन उसमें जमानत उनको मिल जाती है। जी, जी, जी। तो दहेज प्रताड़ना का भी जैसे अभी हमने बात की घरेलू हिंसा की और अगर दहेज प्रताड़ना का भी केस झूठा साबित हो जाता है तब क्या प्रावधान है? यदि दहेज प्रताड़ना का केस नहीं, तो मैंने जैसा बताया कि जब भी पक्ष या विपक्ष जो भी है कोर्ट में केस आता है, तो दोनों को ही अपना अपना पक्ष साबित करने का मौका जी, दिया जाता है बिल्कुल। और उसी आधार पर निर्णय लिया जाता है। कोर्ट जी, ये देखती है कि अगर पक्ष जो भी पक्ष है कौन सही है और जी, कौन गलत है, उसी के आधार पर निर्णय दिया जाता है। जी। ये और बताइए हमें कि अगर कोई एक पक्षकार निर्धन है जी और जी वो केस फाइल करना चाहता है, तो फिर हमारे कानून में क्या सुविधा दी गई है उसको? जी। अ, कई बार ऐसा होता है कि हमें महिलाएं जो हैं वो अलग पति के द्वारा छोड़े जाने पर, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, कमाई का कोई जरिया नहीं होता है, तो वो काफ़ी प्रताड़ित होती हैं कि अब हम क्या करें, कैसे केस लगाएं, कैसे मेंटेनेंस की मांग करें, या पति ने हमें छोड़ दिया, अपने बच्चों को न्याय दिलवाने के लिए कहाँ जाएं। तो इसके लिए विधिक सहायता केंद्र बनाए गए हैं। विधिक सहायता केंद्र में जाकर वो अपना एप्लीकेशन दे सकती हैं और उनको वहाँ से वकील एक दिया जाता है जो निशुल्क उनका कार्य करता है। ये सेवाएं वो निशुल्क प्राप्त कर सकती हैं और न्याय प्राप्त कर सकती हैं और अपना जी, केस न्यायालय में लगा सकती हैं। जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने क्योंकि अधिकतर लोगों को ये बात पता ही नहीं है जी जी कि वो अपना केस भी फाइल कर सकती हैं अगर उनके पास पैसे नहीं हैं जी। तो भी। और इसमें पुरुष भी आते हैं जी। कि अगर पुरुष भी ऐसे हैं जो कि सक्षम नहीं है अपना केस लगाने के लिए, जैसा कि जी। आपने कहा था कई बार पुरुष भी प्रताड़ित होते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तो अगर वो भी अगर इस तरह से प्रताड़ित हैं और निर्धन हैं, तो वो भी विधिक सहायता केंद्र से अपनी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं और जी, निःशुल्क उनको एडवोकेट दिलाए जाते हैं उसमें। जी, बिल्कुल। तो अब मैं आपसे कुछ पर्सनल से सवाल करना चाहूँगी जी कि जी जी। आपकी फैमिली है और आप सारा दिन कोर्ट में आपका बीतता है, तो कैसे मैनेज करती हैं? बिल्कुल, सवेरे तो ये है कि जल्दी जल्दी अपना काम करके कोशिश जी, करते हैं और फिर कोर्ट के काम में लग जाते हैं और क्या। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और हमेशा यही रहा है मेरा तो कि मैं फैमिली और कोर्ट दोनों को, महिला होने के नाते जी, दोनों को बिल्कुल मेंटेन करके मैनेज चलना पड़ता है, जी, क्योंकि बिल्कुल। परिवार है तभी हम सक्षम है। परिवार बैक मेरा बिल्कुल, परिवार जो फैमिली है का वो सपोर्ट मेरा नहीं ही है तो सब। फिर बिल्कुल, मुश्किल है। परिवार का सपोर्ट ही है कि मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। जी, मेरे बच्चे हैं, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ही केयरिंग हैं। जी, अगर वो नहीं सपोर्ट करें तो शायद यहाँ तक
आना मुश्किल है बहुत मुझे। मुश्किल, किसी भी महिला के जी, लिए जी, अगर जी। फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो नहीं है। आगे बढ़ना बहुत मुश्किल जी, है, मेरे बिल्कुल। हस्बैंड, मेरी फैमिली जो है बहुत ही सपोर्टिंग है जी, और वो उन्हीं के आधार पे आज मैं यहाँ हूँ। बिल्कुल। तो फ्री टाइम में रेणुका जी क्या करती हैं? फ्री टाइम में मेरी काफ़ी हॉबीज़ हैं। हुँ, हुँ। मैंने अभी कोर्ट में क्रिकेट भी खेला था ओह! और सबसे बड़ी हॉबी है मेरा सिंगिंग। हुँ, हुँ। तो मैं जो भी समय मुझे मिलता है तो वो घर में हम सिंगिंग करते हैं। अच्छा, जी। थोड़ा बहुत मैं हारमोनियम भी बजाना जानती हूँ, अरे वाह! उसमें भी मुझे मेरा काफ़ी रुझान रहा है। बिल्कुल। तो आपने जैसे बताया कि आप सिंगर हैं, तो 2 लाइन क्यों ना हमारे दर्शकों को सुनाएँ? किसी भी गाने की, इस समय मेरी आवाज़ बहुत बैठी हुई है, कोई लेकिन बात एक सुना रही हूँ 2 अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा जो है। भी आपके अभी ज़हन में हो। अरे ये चलती है लहरा के हवा कौन सा गाना जी, है? कोई सा भी आप जो चाहें हाँ, कट नहीं। अरे छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। थैंक वाह! यू। बहुत अच्छा गला समझ आ बैठा रहा है हुआ कि है। आपका गला खराब है, लेकिन जी, जी, इसके जी। बाद भी आपने काफ़ी अच्छा निभाया। तो चलते-चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ठीक है। मैं अपने सभी साथियों को ये कहना चाहूँगी कि ना तो अपन किसी को ज़्यादा तकलीफ़ देने की कोशिश करें। जी, कोई भी महिला को ख़ास तौर पे मैं देना चाहूँगी कि पहली कोशिश तो उनको ये होनी चाहिए कि वो फैमिली को जोड़ के रखें। लेकिन अगर उनके साथ किसी भी तरह की प्रताड़ना हो रही है, तो आप आगे आएँ, न्यायालय और सभी जो हैं सब आपकी सहायता करेंगे और न्यायालय में आपके लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। जी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी आपने बात कही है कि सभी को अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए होना चाहिए। कि कहाँ उन्हें क्या कदम उठाना है इस बारे में। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे रेणुका शुक्ला जी से, जिन्होंने कानून की बारीकियाँ हमें सिखाई, हमें बताया कि घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना को लेकर क्या कानून हैं, क्या कानून में प्रावधान दिए गए हैं हमारे लिए। तो ऐसी ही और भी जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।